नमस्कार एंड वेलकम हियर टू मेरा चैनल। मेरा मतलब है कि क्या बोलूँ। मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। तो यारों, आज के इस वीडियो में हम +2 सेकेंड ईयर का इंग्लिश इन्विटेशन 1 का लास्ट चैप्टर यानी डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन चैप्टर को पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। लेकिन यारों, हर बार की तरह इस बार भी हम पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद द टेक्स्ट यानी यूनिट 1 को पढ़ेंगे। तो चलिए तबाही शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस चैप्टर के ऑथर का नाम है बोनी मैब्यूरी ओकेनॉक। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। बोनी एक अमेरिकन माइक्रोलॉजिस्ट और फिक्शन राइटर है। और कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, अब हम यूनिट 1 को पढ़ेंगे। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो यूनिट 1 में ऑथर कह रहे हैं कि 1921 में पोलियोमेलिटिस यानी पोलियो का आउटब्रेक अमेरिका में बढ़ गया था और उस समय एक नया पॉलिटिशियन बना था जिसका नाम था फ्रैंकलिन। अरे फ्रैंकलिन ब्रो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो ब्रो? मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, मत बताओ। वैसे भी मैं तुम्हारा नाम थोड़ी ना फेमस कर रहा हूँ, मैं तो फ्रैंकलिन डेलानो रूज़वेल्ट का नाम फेमस कर रहा हूँ ना। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना होकर सीधे चैप्टर के ऊपर आते हैं। मेरा मतलब नीचे आते हैं, नहीं मेरा मतलब बीच में आते हैं। अरे यार, क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। बस अब बहुत हुआ, अब बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ओनली चैप्टर पे फोकस करना है। बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1921 में पोलियोमेलिटिस यानी पोलियो वायरस अमेरिका में भयानक तरीके से आउटब्रेक हुआ था, यानी बढ़ गया था। और उस समय एक नया पॉलिटिशियन आया था जिसका नाम था फ्रैंकलिन डेलानो रूज़वेल्ट। तो फ्रैंकलिन अपने फैमिली के साथ कैंपेबल स्टेट पर अपना वेकेशन बना रहा था। एक दिन उसने लोकल फॉरेस्ट फायर से लड़ने के बाद, यानी जंगल में आग लग गया था, उसे बुझाने के बाद उसने ठंडक पाने के लिए स्विमिंग पूल में थोड़ी देर तक स्विमिंग किया और स्विमिंग करने के बाद घर पर वेट स्विम सूट में आराम कर रहा था। यानी स्विमिंग करने के लिए जो सूट उसने पहना था ना, उसी गीले सूट को पहनकर घर पे रिलीफ यानी आराम कर रहा था। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने महसूस किया कि उसे सर्दी लग गई है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने अपना चेकअप कराया तो उसे पता चला कि उसे पोलियो हो गया है। लग गए। पोलियोमेलिटिस यानी पोलियो एक तेज़ी से फैलने वाला वायरस है जो कि नाक या मुंह के जरिए बॉडी में इंटर करता है। बॉडी में इंटर होने के बाद ये इंटेस्टाइन में जाकर इंक्यूबेट हो जाता है, यानी और ज़्यादा डेवलप होने लगता है। और फिर कुछ दिनों बाद व्यक्ति को फ्लू जैसे सिम्टम दिखने लगते हैं। और इस दौरान बीमारी के कैरियर व्यक्ति में चाहे बीमारी के लक्षण चाहे दिख रहे हो या ना दिख रहे हो, वो दूसरों को बीमारी फैला सकते हैं, जैसे कि कोरोना। यानी कोरोना वायरस में तो पता चल जाता था कि भाई इसको कोरोना हुआ है, लेकिन अगर किसी को पोलियो हुआ है तो उसे खुद पता नहीं होता कि उसे पोलियो हुआ है, जिसकी वजह से वो दूसरों को बीमारी फैला सकता है। पोलियो इन्फेक्टेड फेसेस या इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट के संपर्क से या फिर एयर और फूड या वाटर के जरिए भी स्प्रेड हो सकता है, यानी फैल सकता है। तो ये वायरस बॉडी का इंटेस्टाइन में इंटर करने के बाद ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाता है। और जिनको ब्लड स्ट्रीम का मतलब नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि ब्लड स्ट्रीम हमारे बॉडी का वो पार्ट होता है जहां अगर कोई अनवांटेड चीज़ या वायरस चला गया तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम वायरस का प्रोग्रेशन को रोकने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है। क्या बनाता है, क्यों बनाता है? मैंने पूछा, जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में कोई वायरस चला जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या बनाता है? अरे भाई क्या बताऊं मैं। चलो मैं ही बता देता हूँ। जब हमारे बॉडी का ब्लड स्ट्रीम में कोई वायरस या अनवांटेड चीज़ चला जाता है तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम वायरस का प्रोग्रेशन को रोकने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है। क्या बनाता है? अरे बस कर भाई। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाकर हमें बीमार होने से बचा लेता है। पर हाँ, कुछ लोगों में उल्टी, सर दर्द, बुखार, फ्लू लाइक सिम्टम दिखने लगते हैं। यानी लगभग 10% लोगों में ये सारे सिम्टम दिखने लगते हैं और बाकी 1% लोगों में पैरालिटिक पोलियो हो जाता है, जिसमें हमारे बॉडी पार्ट्स के मसल पैरालाइज हो जाते हैं। तो फ्रैंकलिन डेलानो रूज़वेल्ट वाज वन ऑफ द मोस्ट अनलकीस्ट वन। क्यों, क्या हुई? हुआ ये कि इनका पैर परमानेंटली पैरालाइज हो गया। उनके पैरालिटिक केस में वायरस दिमाग और स्पाइनल कोड तक पहुंच जाता है और ये नर्व टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर जब यह वायरस स्पाइनल कोड में चला जाता है तो ये धीरे धीरे स्पाइनल या बल्बर के रूप में बदल जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का 4 या 5 क्रैनियल नर्व इफेक्ट होते हैं। और क्रैनियल नर्व इफेक्ट होने की वजह से हमारे बॉडी का मेन पार्ट्स जैसे कि फिंगर
या सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। यानी यह वायरस स्पाइनल कॉर्ड में जाने के बाद अगर स्पाइनल के रूप में बदलता है तो हमारे फिंगर्स को इफेक्ट करता है ये। लेकिन अगर ये बल्बर के रूप में बदला तो ये हमारे लंग्स को इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाएंगे। और अफसोस कि पोलियो के पैरालिटिक रूप के बाद इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन मस्कुलर पैरालिसिस जैसे सिम्टम को फिजिकल थेरेपी के थ्रू थोड़ा सहारा मिल सकता है, पर कितना, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि आप कितना रिकवर हो पाओगे। तो यूनिट 1 में हमें पता चलता है कि पोलियो कितना खतरनाक वायरस है। तो यूनिट 1 कंप्लीट हुआ, अब हम यूनिट 2 को पढ़ेंगे। चलो। तो फ्रैंकलिन ने अपने बीमारी से हार ना मानकर अपने इल्यूस्ट्रियस यानी प्रसिद्ध पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट बने रहे। और इस दौरान फ्रैंकलिन ने पोलियो बीमारी के अगेंस्ट कैंपेन यानी अभियान शुरू किया, जिसकी वजह से जनता में इस खतरनाक बीमारी के प्रति अवेयरनेस बढ़ी और रिसर्च सेक्टर को बढ़ावा मिला। इसके बाद आगे ऑथर कह रहे हैं कि पोलियो ने ज़्यादातर लोगों को प्लग या इन्फ्लुएंजा की तरह बहुत नुकसान नहीं पहुंचाया। प्लग और इन्फ्लुएंजा भी एक तरीके का बीमारी है, जिसे कि ऑथर ने पोलियो वायरस के साथ कंपैरिजन किया है और कह रहे हैं कि पोलियो वायरस प्लग या इन्फ्लुएंजा की तरह ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन फिर भी पोलियो एक टेरिफाइंग यानी भयानक और हाईली इन्फेक्टियस बीमारी है, जो कि अमीर और गरीब दोनों पर हमला करता है। और ये वायरस बहुत ही तेज़ी से फैलता है, यानी इसको रोकना मुश्किल है। चाहे मेडिसिन सेक्टर में उन्नति हो या ना हो, इस बीमारी को रोकना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद आगे ऑथर कहते हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ सेंचुरी के शुरुआत में बेसिक हाइजीन और हेल्थ नॉलेज में काफ़ी तरक्की हुई। इसके बाद लोग सिर्फ गुड हेल्थ की एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उनका पूरा भरोसा था कि अब उन्हें अच्छी सेहत मिलेगी, यानी अच्छी हेल्थ मिलेगी। लेकिन हाफ सेंचुरी में हाइजीन और नॉलेज में काफ़ी तरक्की होने के बावजूद वायरस कम नहीं हुआ और स्पेशली बच्चों को सबसे ज़्यादा पोलियो वायरस हो रहा था। यानी हाफ सेंचुरी में बच्चे बिल्कुल वल्नरेबल यानी असुरक्षित हो गए थे। 1950s के शुरुआत में बहुत से लोग रुला देने वाले पोस्टर को याद करते हैं, जिसमें बच्चे लंगड़े थे या फिर आयरन लंग्स में थे। आयरन लंग्स एक ऐसा कंबसन मशीन है, यानी एक ऐसा भारी मशीन है जो कि लोगों को सांस लेने में मदद करती है। यानी जिनके फेफड़े पैरालाइज हो गए होते हैं, उनको इस आयरन लंग्स में डाल दिया जाता था और वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक यानी हमेशा के लिए आयरन लंग्स मशीन में रह जाते हैं। तो वैक्सीन ना मिलने के कारण देश भर के माता पिता पैनिक हो गए थे, यानी घबरा गए थे, जिसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल या किसी पब्लिक फैसिलिटी से दूर रखते थे। और उस समय ये सवाल उठा कि क्यों कोई वैक्सीन या दवाई नहीं बन पा रहा है जिससे ये बीमारी को रोका जा सके। तो यूनिट 2 इसी सवाल के साथ ख़त्म हुआ। अब हम यूनिट 3 को पढ़ेंगे। पोलियो वैक्सीन का डेवलपमेंट अर्ली 1900 में शुरू हुआ था, लेकिन मैं बता दूं कि इनिशियली यानी जब पहली बार इस वायरस का वैक्सीन को बनाने का अटेम्प्ट किया गया तो साइंटिस्ट फेल हो गए थे। फेल इसलिए हुए थे क्योंकि तब रिसर्चर्स को ये पता नहीं था कि इस पोलियो वायरस में एक से ज़्यादा वायरसेस होते हैं। लेकिन अब हमें पता है कि पोलियो वायरस में 3 अलग अलग ट्रेन्स के यानी 3 अलग अलग टाइप के वायरसेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंटेरोवायरस फैमिली का हिस्सा है और इनके जेनेटिक मटेरियल में डीएनए नहीं बल्कि आरएनए होता है। अब ये इंटेरोवायरस क्या है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। चलो मैं ही बता देता हूँ, तो सुनो। जैसे कि हम सबके घर में एक फैमिली होती है जिसमें मम्मी पापा बहन भाई सब होते हैं, तो इन सबको मिला के एक फैमिली कहा जाता है। ठीक वैसे ही एक वायरस का भी फैमिली होता है। तो इंटेरोवायरस में जितने भी वायरसेस होते हैं वो सभी वायरसेस मेनली हमारे बॉडी का स्टोमच, रेस्पिरेटरी सिस्टम और क्रैनियल नर्व सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। तो इस इंटेरोवायरस फैमिली में पोलियो वायरस भी शामिल है, जो कि पोलियो डिजीज होने का कारण पैदा करता है। समझे भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। तो इंटेरोवायरस समझ गए, अब बचा है आरएनए। आरएनए क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये सब मैं नहीं बताऊंगा, हमारे सर समझाएंगे और वो भी डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। तो मैं तुम सभी स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ कि जब हमें सर इस चैप्टर को पढ़ा रहे होंगे तब हम सब उनको आरएनए के बारे में पूछेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पोलियो वायरस में 3 अलग अलग टाइप के वायरसेस होते हैं, जो कि इंटेरोवायरस फैमिली का हिस्सा है और इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। और ऑथर कह रहे हैं कि ये वायरस वाटर और फूड में लंबे समय तक इन्फेक्टियस रह सकते हैं, यानी आक्रामक रह सकते हैं। इसीलिए हमें वैक्सीन को इस तरीके से बनाना होगा जिससे कि वो तीनों स्ट्रेन्स के खिलाफ यानी तीनों वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके और वो वैक्सीन असरदार हो सके। इसके बाद आगे ऑथर कह रहे हैं कि आयरोनिकली यानी अजीब बात यह है कि 1900 से पहले बच्चों को इन्फेंसी में ही पोलियो के खिलाफ लड़ने के लिए इम्यूनिटी मिल जाती थी।
इन्फेंसी यानी बचपन, यानी 1 साल से 2 साल के बच्चों का समय को इन्फेंसी कहते हैं। तो 1900 से पहले छोटे बच्चों को बचपन में ही इम्यूनिटी मिल जाती थी, क्योंकि उस समय सैनिटेशन कंडीशन पुअर थे और सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्रिमिटिव थे, यानी नया था। तो बेबीज यानी छोटे बच्चे फ्रीक्वेंटली यानी बार बार पोलियो वायरस से एक्सपोज होते थे, यानी इंटरेक्ट होते थे, लेकिन फिर भी उन्हें डिजीज नहीं होती थी, क्योंकि उनके मदर्स के एंटीबॉडीज ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू उनके बच्चों के बॉडी में जाता था। एंटीबॉडीज क्या है ये तो मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया है। और ब्रेस्ट फीडिंग यानी जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तब उस बच्चे के बॉडी में वो एंटीबॉडीज दूध के थ्रू एंटर करता है और फिर धीरे धीरे अपने आप बच्चों के अंदर एंटीबॉडीज खुद ही डेवलप होने शुरू हो जाता है और फिर बच्चों का एंटीबॉडीज का लेवल धीरे धीरे बढ़ जाता है। और जब बॉडी में एंटीबॉडीज का लेवल बढ़ता है तो एंटीबॉडीज पोलियो जैसे वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि माँ भगवान नहीं बल्कि भगवान के भी माँ है। क्योंकि ज़रा सोचो, जब हम 1-2 साल के होते थे तब अगर हमारी माँ हमारी ध्यान नहीं रखते तो क्या आज हम जिंदा होते? बिल्कुल नहीं, हम तो पैदा ही से मर जाते। लेकिन माँ ने हमारा ध्यान रखा, हमें प्यार दिया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर बकवास मेरा मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। पैराडॉक्सिकली यानी अजीब बात यह था कि जब सैनिटेशन यानी क्लीनलीनेस इम्प्रूव हुआ तब बच्चे बचपन में वो वायरसेस से एक्सपोज नहीं होते थे, जिसकी वजह से उन्हें इम्यूनिटी की ज़रूरत होती थी। लेकिन बाद में जब वो बड़े हो जाते थे यानी वो चाइल्ड या एडल्ट हो जाते थे तब वो वायरसेस से एक्सपोज यानी इंटरेक्ट होते थे, जिसकी वजह से वो उनको पोलियो होने का खतरा बढ़ जाता था। इसके बाद आगे ऑथर कह रहे हैं कि पोलियो के नेचर के बारे में समझने के लिए बहुत ही पेनस्टेकिंग रिसर्च हुआ। पेनस्टेकिंग यानी बहुत ही ध्यान और मेहनत से रिसर्च हुआ और यह रिसर्च फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में हुआ था, यानी 1900 से लेकर 1950 तक पोलियो के नेचर को समझने के लिए रिसर्च हुआ था। और मैं बता दूं कि पोलियो वायरस का वैक्सीन को समझने के लिए जो रिसर्च हुआ था, इस रिसर्च को मार्च ऑफ डायमंड्स ने फंडिंग किया था। यानी पोलियो वायरस का नेचर को समझने के लिए जितने भी पैसे लगे वो सारे पैसे मार्च ऑफ डाइम्स ने प्रोवाइड किया था। मार्च ऑफ डाइम्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ एडवाइजरी और गरीबों की मदद करने पर फोकस करता है। उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने स्टार्ट किया था ताकि जल्द से जल्द पोलियो के नेचर के बारे में पता चल सके और उसका वैक्सीन बनाया जा सके। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिस्पेक्टेड रिसर्चर को एनलिस्ट किया था जो कि सेफ वैक्सीनेशन को फाइंड करने में कॉन्फिडेंट था। एनलिस्ट यानी ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा इंसान को शामिल किया जो कि पोलियो वायरस का वैक्सीन को फाइंड करने में कॉन्फिडेंट था। तो दोस्तों यूनिट 3 भी कंप्लीट हुआ, अब हम यूनिट 4 को पढ़ेंगे। यूनिट 4 में ऑथर कह रहे हैं कि डॉक्टर जोनास सल्क ने अपने मेडिकल रिसर्च करियर की शुरुआत इम्यूनोलॉजी में किया था और 1947 में यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में इन्होंने पोलियो वायरस पर अपने रिसर्च शुरू की और उनकी रिसर्च को 1949 में बहुत मदद मिली। इसके बाद आगे ऑथर कह रहे हैं कि जब पोलियो वायरस को सेल कल्चर में ग्रो करने का एक मेथड इसके बाद आगे ऑथर कह रहे हैं कि जब पोलियो वायरस को सेल कल्चर में ग्रो करने का एक मेथड मिला तब एक्सपेरिमेंट में मंकीज़ का इस्तेमाल कम हो गया। यानी कि पहले के ज़माने में किसी वायरस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए मंकीज़ का इस्तेमाल किया जाता था, यानी बंदरों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब से पोलियो वायरस को सेल कल्चर में ग्रो करने का तरीका मिला तब से मंकीज़ का इस्तेमाल कम हो गया, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी बात है। इसके बाद आगे लिखा है कि डॉक्टर जोनास ने पोलियो वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन बनाया, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम था। वो ये था कि उस वैक्सीन को पोलियो वायरस में इस्तेमाल करने से पहले पोलियो वायरस को लेस इन्फेक्शियस बनाना था, यानी कि वायरस को कम इन्फेक्शियस बनाना था ताकि उस वायरस पर वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सके। तो बाद में इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मिल गया। वो सॉल्यूशन ये था कि उन्होंने एक फॉर्मालिन का इस्तेमाल किया। फॉर्मालिन एक केमिकल है जो कि वायरसेस को इनएक्टिव कर देता है, यानी उस वायरस का पावर को लो कर देता है। और जैसा कि मैंने बताया कि 1952 में डॉक्टर जोनास सल्क ने पहला सक्सेसफुल वैक्सीन बनाया जिसमें कि 3 प्रकार के वायरस मिक्स किए गए थे जो कि मंकी किडनी कल्चर में ग्रो हुए थे। यानी डॉक्टर जोनास सल्क ने पहले अपने लैब में मंकीज़ की किडनी का इस्तेमाल करके पोलियो वायरस बनाया ताकि उसको वो अच्छे तरह से स्टडी कर सके, यानी समझ सके। और समझने के बाद 1952 में इन्होंने यानी डॉक्टर जोनास सल्क ने पहला वैक्सीन बनाया जिसमें कि तीन टाइप के वायरसेस थे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1954 में यूनाइटेड स्टेट
और कनाडा के कुछ पार्ट्स में बहुत ही मैसिव क्लिनिकल ट्रायल हुए, यानी बड़े लेवल पे क्लिनिकल ट्रायल शुरू किए गए, जो कि मेडिकल हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड था। अनप्रेसिडेंटेड यानी कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ या देखा नहीं गया। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद रिजल्ट बहुत ही ड्रामेटिक थे, यानी प्रभावशाली थे। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद रिजल्ट बहुत ही ड्रामेटिक थे, यानी प्रभावशाली थे, क्योंकि वैक्सीनेटेड टेस्ट ग्रुप में पोलियो के केसेस तेज़ी से गिर गए, यानी कि जिनको वैक्सीन लगाया गया था वो धीरे धीरे ठीक होने लगे थे। इसके बाद होना क्या था, 1955 में सरकार ने जल्दी से जल्दी वैक्सीन को देश के बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने की परमिशन दे दी। लेकिन ओरिजिनल साल्क वैक्सीन, जी हाँ दोस्तों, इस वैक्सीन का नाम डॉक्टर जोनास साल्क के नाम पर रखा गया वैक्सीन का नाम। तो मैं ये कह रहा था कि ओरिजिनल साल्क वैक्सीन में एक प्रॉब्लम था, और वो ये था कि इस वैक्सीन ने असल में 260 केसेस ऑफ पोलियोमाइलिटिस इंड्यूस किया, जिसमें 10 लोग मर गए। यानी कि इस वैक्सीन की वजह से 260 पोलियो केसेस इंड्यूस हुए, यानी उत्पन्न हुए, और इसमें 10 लोग मर गए। ये प्रॉब्लम कुछ वायरस पार्टिकल के इनकम्प्लीट इनएक्टिवेशन की वजह से हुआ था, लेकिन जल्द ही उस प्रॉब्लम को ठीक कर दिया गया। उसके बाद से वैक्सीन बहुत ही इफ़ेक्टिव रही है, यानी अगर आप उस वैक्सीन को लगाओगे तो आपके ठीक होने के चांसेस 70 to 90% तक बढ़ जाते हैं। यानी कि यह साल्क वैक्सीन हमें 70 to 90% का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद आगे ऑथर कह रहे हैं कि वैक्सीन का इस्तेमाल बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए होता है। पहले 2 साल में, यानी फर्स्ट 2 ईयर्स में 3 अलग अलग वक्त पर बच्चों को 3 डोजेज दी जाती थी। डोज यानी आप जानते ही होंगे, जब कोरोना काल आया था तब भी हमने 2 या 3 बार वैक्सीन लगाया था, तो उसी को 3 डोज कहा जा रहा है इसमें। तो फर्स्ट 2 ईयर में अलग अलग वैक्सीन दिया जाता था, और जब बच्चे स्कूल जाते थे तब उन्हें एक और बूस्टर डोज लगाया जाता था। और अगर कोई पेशेंट पोलियो या किसी इन्फेक्टेड इलाके में जा रहा तो उसे और भी ज़्यादा बूस्टर डोज दिए जाते थे। इसके बाद आगे ऑथर कह रहे हैं कि वैक्सीन को ओरल तरीके से लगाने का एक फ़ायदा ये है कि इससे इम्यूनिटी लंबे समय तक बना रहता है, और डाइजेस्टिव ट्रैक में, यानी जिसमें हमारा खाया हुआ खाना फ्लो होता है, उसमें दोबारा इन्फेक्शन होने का चांस नहीं होता, यानी उसमें इन्फेक्शन नहीं होता। इसके अलावा वैक्सीन को ओरल तरीके से देने से उसमें इस्तेमाल होने वाले सिरिंज और नीडल्स की ज़रूरत नहीं होती थी, जिसकी वजह से उस वैक्सीन का कॉस्ट भी कम हो जाता था। लेकिन इसका एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ओरल वैक्सीन कॉम्प्रोमाइज़ इम्यून सिस्टम वाले पेशेंट के लिए ठीक नहीं है, यानी जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है या बीमार होते हैं उनके लिए ओरल वैक्सीन ठीक नहीं है, क्योंकि ये लाइव वायरस है, जिसकी वजह से पेशेंट्स में बीमारी का खतरा बना रहता है। यानी ओरल वैक्सीन में जो वायरस होते हैं वो जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह से कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले पेशेंट को खतरा हो सकता है। इसके अलावा जो लोग इन पेशेंट्स के क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं उन्हें भी ओरल वैक्सीन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन के लाइव वायरस फेसेस के थ्रू शेड हो सकते हैं, यानी बाहर निकल सकता है, जो कि इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को इन्फेक्ट कर सकता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चलो मैं साइंटिफिकली एकदम सरल भाषा में समझाता हूँ, तो सुनो। यहाँ पर ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई इंसान ओरल वैक्सीन लेता है तो उसके टट्टी में से लाइव वायरस, यानी जिंदा वायरस उसके टट्टी में से बाहर निकल सकते हैं, जिसकी वजह से वो वायरस आसपास के इन्वायरमेंट में फैल सकते हैं। और अगर कोई उस वायरस के कांटेक्ट में आया तो उसको पोलियो होने का चांसेस बढ़ जाता है। स्पेशली जिनके इम्यून सिस्टम कमज़ोर होते हैं उनके लिए ये बेहद ही डेंजर साबित हो सकता है। अच्छा। इसके बाद ऑथर एक और वैक्सीन के बारे में बता रहे हैं, जिसका नाम है सेबिन ओरल वैक्सीन। सेबिन ओरल वैक्सीन का नुकसान ये है कि अगर किसी इंसान को इंटेरोवायरस इन्फेक्शन हुआ है और वो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और वो सेबिन ओरल वैक्सीन लेता है तो उसका इम्यून सिस्टम सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। यानी अगर किसी इंसान को इंटेरोवायरस इन्फेक्शन हुआ है और वो सेबिन ओरल वैक्सीन लेता है तो वो वैक्सीन काम नहीं करेगा, क्योंकि उस वैक्सीन का इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो एक और बार समझाता हूँ, सुनो। अगर किसी इंसान को पहले से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इंटेरोवायरस इन्फेक्शन हुआ है और वो सेबिन ओरल वैक्सीन लेता है तो उसके शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप नहीं होता है, जिसकी वजह से वैक्सीन का इफ़ेक्ट कम हो सकता है। इसके बाद आगे ऑथर कह रहे हैं कि दोनों ही वैक्सीन अपने फ़ायदे और नुकसान के मामले में अलग होते हैं, जैसे कि सेफ्टी और कॉस्ट। दोनों वैक्सीन का मतलब है कि सेबिन ओरल वैक्सीन और ओरल वैक्सीन। सेबिन ओरल वैक्सीन में जो वायरसेस होते हैं वो मरे हुए होते हैं, तो दोनों ही वैक्सीन का सेफ्टी और कॉस्ट अलग अलग है।
और इसी के साथ यूनिट 4 कंप्लीट और बचा यूनिट 5, उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। बाय बाय। बाय बाय।